हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एनालिटिकल मेथड टू सॉल्व ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो इससे पहले की वीडियो में जब हम लोगों ने बात की थी सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में, तो वहाँ जाना था 3 टाइप के मेथड होते हैं, जिनमें से सबसे पहला देखा था ग्राफिकल मेथड। उसकी भी 2 कैटेगरीज होती थी, एक आइसो कॉस्ट मेथड या फिर आइसो प्रॉफिट मेथड, और दूसरा होता था कॉर्नर पॉइंट मेथड, जिनके बारे में हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था दूसरा मेथड, जो कि क्या होता है, दिस एनालिटिक मेथड, या फिर जिसे हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ टर्मिनोलॉजी थी, कुछ ऐसी टर्म्स थी जो हमें यहाँ पर यूज़ करनी पड़ती हैं। उनके बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो थी, वो इससे पहले वाली वीडियो थी। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक उन्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत। देखें किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम किसी भी गिवन एलपीपी को यूजिंग एनालिटिक मेथड, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखो क्या है, फाइंड ऑल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। एक गिवन सिस्टम है, मुझे क्या करना है, इसका फीजिबल सॉल्यूशन, जितने भी पॉसिबल फीजिबल सॉल्यूशंस हैं वो सभी पॉसिबल फीजिबल सॉल्यूशन हमें निकालने हैं। किस तरीके से करेंगे देखें ज़रा। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बेसिक सॉल्यूशंस की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि बेसिक फीजिबल सॉल्यूशंस का मतलब हो गया वो बेसिक सॉल्यूशंस भी हैं, ठीक है। तो बेसिक सॉल्यूशंस के लिए मैंने आप लोगों को बताया था हम लोग क्या करते हैं कि कुछ वेरिएबल्स को 0 लेते हैं, और कितने वेरिएबल्स को 0 लेते हैं, जो भी आता है हमारा डिफरेंस n-m, और n क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, m क्या होता है, नंबर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखूं तो x1, x2, x3 हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, और नंबर ऑफ इक्वेशंस की बच्चों अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। तो 3 - 2 मतलब कि 1। हमें क्या करना है, एक वेरिएबल को 0 लेना है, वो बात हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। n = 3, m = 2, 10 n - m मतलब 3 - 2 = 1। 1 वेरिएबल नीड्स टू बी 0, ठीक है। तो एक वेरिएबल को हमें क्या लेकर चलना है, 0, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम लोग बात करेंगे, इस तरीके से जो हम लोग सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, उन सॉल्यूशंस को हम लोग बोलेंगे बेसिक सॉल्यूशंस, ठीक है। लेकिन उसमें भी हमें कैसे पता चलेगा टोटल कितने पॉसिबल केसेस होंगे, उसके लिए मैंने बताया था एट मोस्ट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, एट मोस्ट नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस जो होता था वो होता था NCM, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पॉसिबल केसेस जो हमारे पास हैं, पॉसिबल केसेस हम लोगों के पास जो हैं वो होंगे NCM मतलब 3C2 मतलब कि 3। 3C2 की वैल्यू बच्चों होती है 3, इसका मतलब ऐसे टोटल 3 पॉसिबल केसेस होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं, जिसमें यहाँ पर लिखते हैं सीरियल नंबर, फिर लिखते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल, फिर बेसिक वेरिएबल, फिर इक्वेशंस को लिखते हैं जिनसे कि हम लोग बेसिक सॉल्यूशन को कैलकुलेट करेंगे। लास्ट में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है, और उसके लास्ट में हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारा गिवन सॉल्यूशन है वो हमारा गिवन सॉल्यूशन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है। करते हैं, देखें ज़रा। तो यहाँ सीरियल नंबर में लिख देता हूँ 1 2 3, सिर्फ 3 होंगे क्योंकि यहाँ पर टोटल पॉसिबिलिटीज ही कितनी है, टोटल पॉसिबिलिटीज ही 3 है, ठीक है। नॉन बेसिक वेरिएबल का मतलब होता था ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम लोग 0 लेकर चलते थे, ठीक है। अगर बात करूँ यहाँ पर तो मैं क्या कर सकता हूँ, x1 को 0 ले सकता हूँ, या फिर x2 को 0 ले सकता हूँ, या फिर x3 को भी 0 ले सकता हूँ। तो यहाँ पर ये 3 पॉसिबिलिटीज होंगी बेसिक सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। अब देखो अगर टोटल वेरिएबल्स 3 थे, x1, x2, x3, उनमें से x1 हमारा हो गया नॉन बेसिक, इसका मतलब बेसिक वेरिएबल जो बचेगा वो क्या होंगे, x2 एंड x3। x2 एंड x3 जो बचे वो क्या होंगे, बेसिक वेरिएबल। बिल्कुल सेम यहाँ पर अगर x2 नॉन बेसिक है, इसका मतलब x1 और x3 बचे वो हमारे क्या होंगे, बेसिक वेरिएबल्स।
बिल्कुल सेम यहाँ पर x3 अगर हमारा नॉन बेसिक है, इसका मतलब x1 x2 जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे बेसिक सॉल्यूशंस या बेसिक वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, अब देखें आगे हम लोग क्या करेंगे। देखो, अगर पहले वाले केस की बात करें, जब हमने x1 को 0 लिया है, तो उस केस में ये वाली इक्वेशंस रिड्यूस होके कुछ ऐसी आएंगी। ठीक है, इन इक्वेशन को हम लोग लिख देते हैं। देखो, x2 प्लस 4x3 यहां पर लिख देंगे। x2 प्लस 4x3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 11, और यहां पर हो जाएगा x2 प्लस 5x3 इक्वल टू 14। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यूज x1 और x1 दोनों हो जाएंगे 0। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से अगर यहां पर लिखना चाहें तो बच्चों देखो, x2 को हमें 0 पुट करना है, इसका मतलब x2 वाली टर्म्स यहां से एलिमिनेट हो जाएंगी, तो बाकी बची हुई टर्म्स को हम लोग लिख देते हैं। देखो, यहां पर आएगा 2x1 प्लस 4x3 इक्वल टू 11, एंड यहां पर हमें मिलेगा 3x1 प्लस 5x3 इक्वल टू कितना बच्चों 14। ठीक है, तो दूसरे केस की इक्वेशंस भी हमने लिख ली, है ना। बिल्कुल सेम हम लोग जाएंगे तीसरे केस पर। अगर तीसरे केस की हम लोग बात करते हैं, तो तीसरे केस में x3 को हमें 0 लेना है, तो सिर्फ ये दो इक्वेशंस बचेंगी, जो कि क्या है 2x1 प्लस x2। ठीक है, 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 11, और यहां से आएगा 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 14। 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 14। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो इक्वेशंस हमें मिली हैं इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं और उन सॉल्यूशंस को यहां पर लिख लेते हैं। देखें किस तरीके से। पहली इक्वेशंस को लिखते हैं। देखो, x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 11, और फिर है x2 प्लस 5x3 इक्वल टू 14। इन दोनों को ही हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये माइनस हो जाएंगे, कैंसिल। माइनस x3 इक्वल टू -4, और x3 की वैल्यू अपने पास बच्चों आ जाएगी 4। ठीक है, इस x3 की वैल्यू को हम लोग ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखो क्या होगा, x2 प्लस 4, और ये जो हमारा x3 है उसके जगह बच्चों हम लोग रख देंगे 4, और ये हो जाएगा 11। तो x2 हो जाएगा 11 माइनस 16, मतलब कि बच्चों -5। तो x1 तो हमारे पास पहले से 0 ही था, क्योंकि यहाँ पर हमने x1 0 लिया था। x2 आ गया -5 और x3 आ गया 4, तो हमें एक पूरा सॉल्यूशन मिल गया, उसको यहाँ लिख देते हैं। देखो भाई, x1 इक्वल टू हमारा 0 था, x2 बच्चों हमारा कितना आया, x2 आया हमारे पास -5, और x3 हमारा कितना आया था बच्चों 4। जो भी वैल्यूज मुझे मिली मैंने यहाँ पर लिख दी। हम बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग दूसरा जो सिस्टम है उस दूसरे सिस्टम को भी सॉल्व करेंगे। देखें किस तरीके से करेंगे, देखते हैं ज़रा। ओके, तो दूसरा सिस्टम जो बच्चों हमारे पास है वो क्या है, 2x1 प्लस 4x3 इक्वल टू 11। ठीक है, और फिर दूसरा वाली इक्वेशन है 3x1 प्लस 5x3 इक्वल टू 14। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं, 1 और 2 बना लेते हैं। यहाँ 3 है उसकी ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 है उसकी नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये इक्वेशन जो बनेगी बच्चों वो बनेगी 6x1 प्लस 12x3 इक्वल टू 33, और इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी है 2 से। जैसे ही बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 6x1 बन जाएगी, ये हो जाएगा 10x3। ठीक है, 10x3, और ये हो जाएगा बच्चों 28। और जब हम लोग इन्हें माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल, ये बचेगा 2x3 इक्वल टू 5, एंड x3 बच्चों हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो यहाँ से हमें x3 मिल जाएगा 5/2, है ना। अब इस x3 को हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर है 2x1 प्लस 4, x3 की जगह बच्चों रख देंगे 5/2 इक्वल टू 11, तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस 10 इक्वल टू 11। तो यहाँ से बच्चों मिलेगा x1 इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन हमारा आया बच्चों क्या आया, देखो x1 इक्वल टू तो 1/2, x2 को हम लोग पहले से ही 0 लेकर चल रहे हैं इस केस में, तो उसको हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, और x3 जो है बच्चों वो कितना है 5/2 है,
उसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, x3 हो गया 5/2। ठीक है, अब बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग क्या करेंगे, तीसरे वाले सिस्टम को सॉल्व करेंगे। तो तीसरे वाले सिस्टम को सॉल्व करने के लिए पहले जगह बनाते हैं यहाँ। अब देखें जरा, देखो तीसरा वाला सिस्टम है 2x1 + x2 = 11। ठीक है, यहाँ पर है 3x1 + x2 = 14। जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो बेटा बचेगा -x1, ये तो कैंसिल, और ये बचेगा -3। तो यहाँ से बच्चों x1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3। ठीक है, बिल्कुल सेम x1 की वैल्यू को अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो क्या मिलेगा, देखो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो 2x1 के जगह बच्चों रख दिया 3 + x2 = है 11। तो यहाँ से x2 हो जाएगा 11 - 6 मतलब 5। तो x2 आ गया बच्चों 5, है ना। तो जो सॉल्यूशन होगा वो होगा x1 = 3, x2 = 5, और x3 को हम लोगों ने पहले से ही क्या लिया है, x3 को 0 लिया है, तो दैट विल बी 0 हियर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सिस्टम्स को सॉल्व करके बेसिक सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो ये जितने भी सॉल्यूशंस हम लोगों ने लिखे हैं वो सभी क्या हैं, बेसिक सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, अगर अब मैं बात करता हूं इनके फिजिबल होने की, ठीक है, तो फिजिबल सॉल्यूशन की डेफिनेशन इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखी थी। क्या बताया था कि कोई भी सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन तब होता है जब उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे क्या हों, सिर्फ नॉन नेगेटिव वैल्यू एज्यूम करते हों। ठीक है, तो यहां पर देखो अगर इस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहां पर x2 की नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। सो इट्स नॉट ए फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर दूसरे की बात करें तो यहां पर देखो कोई भी नेगेटिव वैल्यू के साथ नहीं है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन हमारा क्या है, एक फिजिबल सॉल्यूशन है। ठीक है, और अगर लास्ट वाली की बात करें, लास्ट वाले सॉल्यूशन में भी कोई भी नेगेटिव सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसीलिए ये सॉल्यूशन भी हमारा क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो बेसिक सॉल्यूशन तो ये पहले से ही थे, फिजिबल सॉल्यूशन भी हो गए, इसका मतलब हमारे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल गए। तो हमारे जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मतलब BFS, वो क्या होंगे बच्चों, वो होंगे ये, लिख देते हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज दिस, x1 = ½ x2 = 0 and x3 = 5/2, and the second one is x1 = 3, x2 = 5 and x3 = 0. So these are two possible basic feasible solution of the given system. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एनालिटिक मेथड की तरीके से, एनालिटिक मेथड का यूज करके क्या करते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों।